देखिए, हमने पिछले लेक्चर्स में अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म का बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म नामक चैप्टर आरंभ किया था और उसके कुछ क्वेश्चंस जिसमें एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट से संबंधित जर्नल एंट्रीज और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस तरह से प्रिपेयर करना है ये हमने देखा था। आज उससे सिलसिले की अगली कड़ी के रूप में, उसी चैप्टर की उसी श्रृंखला की अगली कड़ी के रूप में हम एक और क्वेश्चन लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन ए फर्म having capitals of rupees 5 lakh, rupees 4 lakh and rupees 3 lakh respectively as on 1st April 2019. Their partnership agreement provided that all the partners are entitled to interest on capital at 10% per annum and Z is entitled to salary of rupees 4,000 per month. For the year ended 31st March 2020, the profit of their firm after debiting Z's salary was rupees 2,04,000. Prepare profit and loss appropriation account of the firm showing appropriation of profit. देखिए, XYZ 3 पार्टनर्स है इस फर्म में और उनका कैपिटल आपको दिया गया है और यह कहा गया है कि उनके पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अनुसार सभी पार्टनर्स को उनके कैपिटल पे इंटरेस्ट पेबल है और दूसरा झेड़ नामक जो पार्टनर है उससे रुपीज 4,000 पर मंथ सैलरी भी पेबल है। अब यहाँ पे मैंने आपको जैसा पहले ही कहा था कि भाई ये पार्टनर्स को जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी कमीशन इत्यादि दिया जाता है वो फर्म के प्रॉफिट में से दिया जाता है, अलग से नहीं दिया जाता। वो सब फर्म के प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के अलग अलग रूप है जिन्हें हम कहा जाता है, जिन्हें हम कहते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अब यहाँ पे ये जो शेयर को सैलरी दिया जाना है 4,000 पर मंथ के अनुसार साल भर का 48,000, ये सैलरी भी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है जो फर्म के प्रॉफिट में से पे किया जाना है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। ये सभी फर्म के प्रॉफिट में से ही पे करना है, किंतु यहाँ जो प्रॉफिट दिया गया है ये ऐसा बताया गया है कि जेड का सैलरी डेबिट करने के पश्चात का प्रॉफिट है। तो ये वो प्रॉफिट नहीं है जिसका हमें एप्रोप्रिएशन करना है, क्योंकि जेड सैलरी ये खुद ही एप्रोप्रिएशन का एक आइटम है, ठीक है। तो ये तो क्योंकि जेड सैलरी खुद एप्रोप्रिएशन का एक आइटम है, जेड सैलरी इज वन ऑफ द आइटम्स ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, वो तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट करना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आरंभ में जो प्रॉफिट हम इस अकाउंट के क्रेडिट साइड में पोस्ट करते हैं वो प्रॉफिट तो किसी भी प्रकार के एप्रोप्रिएशन से पूर्व का प्रॉफिट होना चाहिए, प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन। लेकिन यहाँ पे जो आपको प्रॉफिट दिया ये जेड का सैलरी डेबिट करने से पश्चात का प्रॉफिट दिया है, इसका मतलब ये जेड के सैलरी के एप्रोप्रिएशन से बाद का प्रॉफिट है। हमें किसी भी प्रकार के एप्रोप्रिएशन से पहले का प्रॉफिट चाहिए जिसमें से कोई एप्रोप्रिएशन मतलब एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड कोई भी आइटम का पेमेंट पार्टनर्स को न किया गया ऐसा प्रॉफिट चाहिए, एप्रोप्रिएशन से पहले का प्रॉफिट। यहाँ पे ये प्रॉफिट जेड के सैलरी को डेबिट करने के बाद का प्रॉफिट है, तो हमें ये प्रॉफिट नहीं चाहिए, हमें प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन क्रेडिट करना है। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में ये आफ्टर एप्रोप्रिएशन ऑफ जेड सैलरी। अब बिफोर एप्रोप्रिएशन ऑफ जेड सैलरी प्रॉफिट कौन सा होगा, ये किस तरह कैलकुलेट करेंगे। ये जो प्रॉफिट है 2,04,000 का, ये जो क्वेश्चन में दिया है, इट इज आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी, मतलब इट इज आफ्टर एप्रोप्रिएशन ऑफ जेड सैलरी। अब बिफोर एप्रोप्रिएशन ऑफ जेड सैलरी कौन सा प्रॉफिट होगा, ये जानने के लिए क्या करना होगा, जेड का सैलरी का अमाउंट साल भर में जितना जेड को सैलरी पेबल है पूरे ईयर में ड्यूरिंग द एंटायर ईयर, वो सैलरी का अमाउंट हमें इस
2,04,000 के प्रॉफिट में जो यहाँ क्वेश्चन में दिया है, जो कि जेड के सैलरी को डेबिट करने के पश्चात का प्रॉफिट है, विच इज आफ्टर अप्रोप्रिएशन ऑफ जेड सैलरी। इसमें जेड के सैलरी का अमाउंट फिर से ऐड कर देना होगा, री ऐड कर देना होगा। अगर हम जेड के सैलरी का अमाउंट इस प्रॉफिट में फिर से ऐड कर देंगे तो हमें नेट प्रॉफिट बिफोर अप्रोप्रिएशन मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम इस प्रॉफिट में पहले जेड के सैलरी का अमाउंट फिर से ऐड कर देंगे, ताकि हमें वो प्रॉफिट मिल जाए जो किसी भी प्रकार के अप्रोप्रिएशन से पहले का प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट बिफोर ऑपरेशन, जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में देखना है। और उसके बाद फिर हम उसका अप्रोप्रिएशन करेंगे, उस प्रॉफिट में से पार्टनर्स को जो जो चीजें पे करना है, ठीक है, वो सब फिर हम बाद में इस प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू पे करेंगे, मतलब इस प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट करेंगे। चलिए हम इस क्वेश्चन को आरंभ करते हैं। हमें सीधे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है, यहाँ किसी प्रकार के जर्नल एंट्रीज नहीं पूछे गए। तो देखिए, जैसा मैंने उस दिन पिछले लेक्चर में बताया था कि हमें सबसे पहले प्रॉफिट के अप्रोप्रिएशन से पहले क्या करना होता है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेट प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर अप्रोप्रिएशन, उसे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। और जब हम उसे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो मैंने बताया था उसकी एंट्री किस तरह से होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, मतलब वो नेट प्रॉफिट which was before the appropriation जो प्रॉफिट होता है, ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर द अप्रोप्रिएशन, वो नेट प्रॉफिट इस प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में पोस्ट करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे लेकिन जो नेट प्रॉफिट दिया है ये अप्रोप्रिएशन के एक आइटम को, मतलब जेड के सैलरी को डेबिट करने के पश्चात का है, मतलब जो भी नेट प्रॉफिट बिफोर अप्रोप्रिएशन था उसमें से जेड का सैलरी अप्रोप्रिएट करने के पश्चात का प्रॉफिट है। हमें जेड के सैलरी के भी अप्रोप्रिएशन से पहले का प्रॉफिट यहाँ पोस्ट करना है और क्रेडिट में पोस्ट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहले जो गिवन प्रॉफिट है जो क्वेश्चन में दिया गया है, भले ये जेड के सैलरी को डेबिट करने से बाद का प्रॉफिट है, पर मैं इसे यहाँ पहले इनर कॉलम में लिखूंगा। मैं यहाँ लिखूंगा बाय नेट प्रॉफिट, और इनर कॉलम में उस प्रॉफिट के अमाउंट को लिख लूंगा 2,04,000। और क्योंकि ये जेड का सैलरी डेबिट करने से बाद का प्रॉफिट है, हमें नेट प्रॉफिट बिफोर अप्रोप्रिएशन चाहिए, ठीक है। तो इसमें मैंने जैसा बताया आपको अभी कि इसमें जेड का सैलरी का अमाउंट फिर से री ऐड कर देना पड़ेगा। अब जेड का पूरे साल का सैलरी कितना हो रहा है, उससे पर मंथ सैलरी पेबल है 4,000, तो पूरे साल का हो जाएगा 4,000 इंटू 12 मंथ 48,000। तो 48,000 हम यहाँ फिर से इस नेट प्रॉफिट में ऐड कर देंगे। और किस तरह, यहाँ हम लिखेंगे प्लस, यहाँ हम लिखेंगे प्लस जेड्स सैलरी 48,000। अब ये जो 2,04,000 का नेट प्रॉफिट है, इसमें जेड के सैलरी का 48,000 फिर से ऐड कर दिया जाए, तो ये ऐड करने के बजाय जो 2,52,000 आएगा उसे हम आउटर कॉलम में लिख देंगे 2,52,000। देखिए प्रॉफिट बिफोर अप्रोप्रिएशन जो है वो 2,52,000 है। यहाँ क्वेश्चन में जानबूझकर आपको जेड के सैलरी को डेबिट करने से बाद का प्रॉफिट दिया गया था, आफ्टर अप्रोप्रिएशन ऑफ जेड सैलरी दिया गया था, ठीक है, ताकि आप उसे किस तरह से एडजस्ट करते हैं ये देखने के लिए जानबूझ के वहां पे आफ्टर अप्रोप्रिएशन ऑफ जेड सैलरी जो प्रॉफिट है वो दिया गया है। पर हमें यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में बिफोर अप्रोप्रिएशन नेट प्रॉफिट बिफोर अप्रोप्रिएशन पोस्ट करना पड़ता है। तो हमने जो आफ्टर अप्रोप्रिएशन ऑफ जेड सैलरी 2,04,000 का प्रॉफिट था जो क्वेश्चन में दिया गया था, उसमें जेड का सैलरी फिर से इधर कॉलम में ऐड कर दिया। पहले हमने यहाँ लिखा बाय नेट प्रॉफिट 2,04,000 जो क्वेश्चन में दिया गया, और उसमें नीचे लिखा प्लस जेड सैलरी 48,000, और वो 2,04,000 में 48,000 ऐड करने के पश्चात 2,52,000 आया, जिसे हमने यहाँ ऑर्डर कॉलम में लिखा है। ये दरअसल ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का वो नेट प्रॉफिट है जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले ट्रांसफर किया जाता है, नेट प्रॉफिट बिफोर अप्रोप्रिएशन। अब
इसका डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग तरह से करना है। वहां बताया गया है कि इस नेट प्रॉफिट में से सभी पार्टनर को उनके कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करना है। एग्रीमेंट में कहा गया है कि सारे पार्टनर्स को उनके कैपिटल पे 10% पर एनम रेट से इंटरेस्ट पे करना है। अब यहाँ पे पार्टनर्स के कैपिटल कैसे, अब एक्स का कैपिटल है 5 लाख, वाई का 4 लाख और जेड का 3 लाख, इस पे 10% उनको इंटरेस्ट देना है। मैंने उस दिन आपको बताया था कि पार्टनर्स के कैपिटल पे जो इंटरेस्ट फर्म उनको पे करती है वो फर्म के दृष्टि से एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर डेबिट किया जाता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, इसलिए फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को इंटरेस्ट के अमाउंट से डेबिट करती है, और ये इंटरेस्ट का अमाउंट सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। जिस पार्टनर को जितना इंटरेस्ट मिल रहा है कैपिटल पे, उतना इंटरेस्ट का अमाउंट उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। और क्यों किया जाता है पूर्व के लेक्चर में मैं बता चुका हूं। तो दरअसल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की इनिशियल एंट्री किस तरह से होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट इंटरेस्ट के अमाउंट से क्रेडिट कर दिया जाता है। पर उस एंट्री में कहीं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इन्वॉल्व नहीं है, उसमें ना वो डेबिट हो रहा है ना क्रेडिट, तो उस एंट्री का पोस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं किया जाता। लेकिन बाद में वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट में जो अमाउंट डेबिट किया गया इनिशियल एंट्री में, उससे हम जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, उसके जो एंट्री होती है वो होती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और क्योंकि इस एंट्री ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से संबंधित जो एंट्री है, इस एंट्री में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इन्वॉल्व है, वो डेबिट हो रहा है, तो इस एंट्री का पोस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करना होता है। अब वो एंट्री कैसे होती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है। अगर वो डेबिट हो रहा है तो उसके डेबिट साइड में हमें उसके अगेंस्ट में क्रेडिट होने वाला अकाउंट लिखना है, वो कौन सा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। अब ये सारे पार्टनर्स को टोटल कितना इंटरेस्ट पेबल है, देखिए एक्स का कैपिटल है 5 लाख, वाई का 4 लाख और जेड का 3 लाख, टोटल तीनों पार्टनर का कैपिटल होगा 12 लाख। इसका 10% इंटरेस्ट पे करना है। 12 लाख का 10% यानी 1,20,000। लेकिन ये एंटायर 1,20,000 एक साथ यहाँ नहीं लिखा जाता। मैंने पूर्व के लेक्चर में बताया था कि पहले हमें हर पार्टनर को उसके कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है वो अलग अलग इनर कॉलम में शो करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, फिर टोटल इंटरेस्ट आउटर कॉलम में लिखा जाता है। जैसे यहाँ x को कितना इंटरेस्ट मिलेगा, देखिए x का कैपिटल यदि 5 लाख है तो उसका 10% मतलब 50,000 x को इंटरेस्ट मिलेगा, तो हम इनर कॉलम में x का नाम लिखेंगे, उसके सामने लिखेंगे 50,000, ठीक है। उसके बाद y का कैपिटल यदि 4 लाख है तो y के कैपिटल पे 10% इंटरेस्ट देना होगा 4 लाख पे, तो वो हो जाएगा 40,000। तो फिर हम इधर कॉलम में y का नाम लिखेंगे, उसके नाम के सामने लिखेंगे 40,000, ठीक है। और z का कैपिटल है 3 लाख, तो z के कैपिटल पे हमें 10% इंटरेस्ट देना है 3 लाख पे, वो हो जाएगा 30,000। तो फिर इधर कॉलम में हम z के नाम के सामने लिखेंगे 30,000, ठीक है। अब इन तीनों का टोटल x, y, z, इन तीनों को जो इंटरेस्ट मिल रहा है उनके कैपिटल पे, इसका टोटल हम सीधे आउटर कॉलम में देखेंगे, ठीक है। उसकी टोटल कितनी हो रही है 1,20,000, उस 1,20,000 को हम आउटर कॉलम में, ठीक है। अब देखिए ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हमने इस अकाउंट के क्रेडिट में 2,52,000 का नेट प्रॉफिट पोस्ट किया था। अब इस 2,52,000 के नेट प्रॉफिट में से 1,20,000 को सभी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में पे कर दिया गया।
अब इसके बाद वहां ऐसा कहा गया कि जेड को पर मंथ 4,000 रुपीज सैलरी पे करना है। अब पर मंथ 4,000 के हिसाब से पूरे साल का 48,000 उसका सैलरी का अमाउंट हो रहा है, वह भी इसी प्रॉफिट में से देना है। अब हालांकि आप कहेंगे कि वो 48,000 का उसका सैलरी का अमाउंट हमने वापस यहाँ पहले ऐड क्यों किया, अब उसको यहाँ ऐड किया और फिर से वापस इधर डेबिट करेंगे। ऐड इसलिए किया कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में जो नेट प्रॉफिट लिखना पड़ता है वो बिफोर एप्रोप्रिएशन लिखना पड़ता है, उसमें से किसी भी प्रकार के एप्रोप्रिएशन का कोई आइटम सब्सट्रैक्टेड नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जेड का सैलरी ऑलरेडी वो जो प्रॉफिट दिया था 2,04,000 का, वो जेड का सैलरी डेबिट करने के बाद का था, मतलब नेट प्रॉफिट से जेड का सैलरी सब्सट्रैक्ट करने के बाद का प्रॉफिट दिया था, वो नहीं चाहिए हमें बिफोर एप्रोप्रिएशन मतलब जेड का सैलरी पे करने से पहले का प्रॉफिट लिखना था। इसलिए हमने 48,000 का जेड का सैलरी यहाँ 2,04,000 में ऐड करके 2,52,000 लिखा था। अब लेकिन इस 2,52,000 के सैलरी में से जेड को 2,52,000 के नेट प्रॉफिट में से जेड को सैलरी तो देना है 48,000, ठीक है। वो 48,000 का सैलरी भी इस 2,52,000 के नेट प्रॉफिट से देना है, ठीक है। अब वो 2,52,000 के इस नेट प्रॉफिट से देना है, उसका भी मैंने बताया था कि किसी पार्टनर को अगर फर्म सैलरी दे रही है तो वो भी फर्म के लिए एक्सपेंडिचर है और नॉमिनल अकाउंट का बोले एक्सपेंडिचर डेबिट किया जाता है। इसलिए फर्म अपने अकाउंट बुक में जेड सैलरी अकाउंट को डेबिट करेगी और उसके अगेंस्ट में जेड कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेगी, ठीक है। जब भी किसी पार्टनर को फर्म सैलरी पे करेगी तो उसकी एंट्री इसी तरह होगी, पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसे जेड को सैलरी देना है तो जेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट। पर अब ये इनिशियल एंट्री है, इस इनिशियल एंट्री में कहीं पे भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इन्वॉल्व नहीं है, ना डेबिट हो रहा है क्रेडिट हो रहा है, तो फिर इस एंट्री का पोस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं होगा। अब ये जेड सैलरी अकाउंट को जो आप अमाउंट डेबिट करेंगे इस इनिशियल एंट्री में, वह अमाउंट फिर बाद में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है, क्योंकि वो सैलरी भी इस प्रॉफिट में से पे किया जा रहा है, वो भी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। तो उसे जब फाइनली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, उस समय जो एंट्री होती है उस एंट्री का पोस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करना होता है। और उस समय एंट्री किस तरह से होती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी अकाउंट, मतलब जहां जैसे किस पार्टनर को सैलरी पे करना है जेड को, तो फिर एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जेड सैलरी अकाउंट, और इस एंट्री में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, इस एंट्री में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इन्वॉल्व है, तो इसका पोस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में होगा और वो डेबिट साइड में होगा, क्योंकि इस एंट्री में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है। तो डेबिट में क्या लिखेंगे हम, इस एंट्री में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अगेंस्ट में क्रेडिट होने वाले अकाउंट का नाम, और वो है जेड सैलरी। तो हम यहां लिखेंगे टू जेड्स सैलरी, टू जेड्स सैलरी अकाउंट, और टोटल 48,000 का सैलरी उसे पूरे साल में दिया जाना है, तो हम यहां लिख देंगे 48,000 अमाउंट के बाद। अब देखिए ये जो 2,52,000 का नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन, जिसे आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में पोस्ट किया था, इसमें से 1,20,000 तो सभी पार्टनर को उनके कैपिटल पे इंटरेस्ट पे कर दिया गया और 48,000 जेड को सैलरी पे कर दिया गया। तो अब प्रॉफिट बचा कितना, 2,52,000 में से 1,20,000 और 48,000 कुल मिला के 1,68,000 के प्रॉफिट का तो एप्रोप्रिएशन हो गया, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। अब 2,52,000 से 1,68,000 डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद 84,000 का प्रॉफिट अभी भी बचा हुआ है, ठीक है। 84,000 का प्रॉफिट अभी भी बचा है। अब इसका एप्रोप्रिएशन किस तरह से होता है, ये बचा हुआ प्रॉफिट जिसे कहा जाता है डिविजिबल प्रॉफिट, ये सभी पार्टनर को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करके पे कर दिया जाता है, ये भी बांट दिया जाता है, लेकिन ये उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करके बांटा जाता है। अब यहाँ पे
ये 84,000 का प्रॉफिट XYZ को जब पे करेंगे, मैंने बताया था कि इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में किस तरह लिखते हैं, इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाता है। किस तरह, या डेबिट साइड में हम लिखते टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि देखिए 84,000 का अमाउंट डेबिट साइड में कम है, क्रेडिट में 2,52,000 है और डेबिट में अभी 1,68,000 है। 84,000 डेबिट में कम है, वो डेबिट में 84,000 जब तक आप नहीं लिखेंगे तब तक दोनों साइड की टोटल टैली नहीं होगी, और वो 84,000 डिविजिबल प्रॉफिट है, उसे डेबिट में किस तरह लिखेंगे, यहां हम लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स, और वो 84,000 एक साथ ऑर्डर कॉलम में ना लिखते हुए उस 84,000 में X, Y और Z को कितना शेयर मिलेगा वो पहले इनर कॉलम में बताया। अब देखिए वो 84,000 किस रेशियो में पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पे इस क्वेश्चन में दिया है। इस क्वेश्चन में कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है, बस इतना ही बताया गया है कि XYZ आर पार्टनर्स। तो जिस किसी क्वेश्चन में पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया होता है वहां पे हमें ऐसा एज्यूम करना पड़ता है कि प्रॉफिट इक्वली शेयर किया जाए। ठीक है, ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की प्रोविजन ऐसे केस में अप्लाई होती है, और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस के अनुसार यदि क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है तो ऐसा माना जाता है कि पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट है उसमें कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन्होंने डिटरमाइन ही नहीं किया था। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में इनका एग्रीमेंट साइलेंट है, तो फिर प्रॉफिट किस रेशियो में शेयर किया जाए, तो एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ऐसे केस में प्रॉफिट इक्वली शेयर किया जाता है सभी पार्टनर के बीच। या इस क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है तो ऐसा समझ लो कि इनका एग्रीमेंट जो है पार्टनरशिप का वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में साइलेंट है, कुछ मेंशन नहीं किया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो फिर प्रॉफिट इक्वली शेयर किया जाएगा ऐसे केस में सभी पार्टनर। अभी बचा हुआ डिविजिबल प्रॉफिट है 84,000, और यहाँ तीन पार्टनर XYZ, इनके बीच इक्वली अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है, इक्वली शेयर करना है, तो हर एक का इसमें शेयर इक्वल आएगा। अब उसके लिए इस 84,000 को आपको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तीनों के बीच में इक्वली शेयर करने के लिए 84,000 डिवाइडेड बाय 3 वो आता है 28,000। फिर इसका मतलब इस 84,000 के डिविजिबल प्रॉफिट में X का शेयर होगा 28,000, तो हम इधर कॉलम में X का नाम लिखेंगे और उसके सामने X का शेयर लिख देंगे 28,000। Y का भी शेयर उतना ही होगा, सबको इक्वली मिलने वाला है, तो Y का भी नाम यहाँ लिखेंगे और उसके नाम के सामने हम लिख देंगे 28,000, और Z का नाम लिखेंगे, उसका भी शेयर 28,000 होगा, वो उसका Z के नाम के सामने लिख देंगे। इस तरह तीनों पार्टनर के नाम इधर कॉलम में लिख के उनके नाम के सामने प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट में उनको कितना शेयर मिल रहा है उसका अमाउंट लिखेंगे, और उसकी टोटल 84,000 हम सीधे आउटर कॉलम में लिखेंगे। अब देखिए ये 84,000 आउटर कॉलम में लिखने के बाद अब आपके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की दोनों साइड की टोटल इक्वल हो जाएगी, और वो 2,52,000 ही होगी। जितनी क्रेडिट की इसको आ जाए उतनी डेबिट की हो जाएगी। देखिए क्रेडिट के टोटल और डेबिट के टोटल इक्वल हो गए 2,52,000। ठीक है, इसका मतलब ये जो नेट प्रॉफिट था बिफोर एप्रोप्रिएशन 2,52,000 ये पूरी तरह से पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसमें से 1,20,000 हमने पार्टनर्स को उनके कैपिटल पे इंटरेस्ट पे कर दिया, 48,000 Z नामक पार्टनर को सैलरी दे दिया, और बचा हुआ 84,000 भी XYZ को हमने 28,000 इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो एंटायर 2,52,000 का नेट प्रॉफिट सभी पार्टनर के बीच डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। अब कोई प्रॉफिट शेष नहीं रहा, और इसलिए इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के दोनों साइड की टोटल इक्वल। ये
आज के क्वेश्चन का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। अब आज का ये क्वेश्चन, क्योंकि इस क्वेश्चन में केवल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पूछा गया था और प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन किस तरह से होगा वो उसमें शो करना था, तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करके इस 2,52,000 के प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन किस तरह से हो रहा है वो उसमें शो कर दिया है। ठीक है, अब आज का ये क्वेश्चन यहाँ समाप्त होता है। ठीक है, अगले लेक्चर में हम इसी चैप्टर से संबंधित कुछ और नई वैरायटीज लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए प्रतीक्षा करें। धन्यवाद।